अस्सलाम वालेकुम। आज के नौशा हमारे दोस्त हबीब भाई और हमारे दूसरे हमारे नेता हमारे भाई मुश्ताक भाई, इलियास भाई और तमाम मराठवाड़े से जो लोग आए, मैं औरंगाबाद शहर में मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। आज जो हमारे हबीब भाई आज आने वाले थे, एक 8-15 दिन से हमको मालूम था, पर मैंने उनको रुका रहा था। मैं परसों भी उनको रुकाया था कि हबीब भाई थोड़ा रुको, हम आगे तुम्हारा बड़ा प्रोग्राम लेने वाले। उन्होंने बोले मेरा तय है, मैं रुकने वाला नहीं, मैं आके तुमको मिल के जाऊँगा। तो आज हमारे हबीब भाई यहाँ पर आए और पूरे मराठवाड़े से जो लोग आए, और आज की जो अहम मीटिंग जो रखी जा रही है कि आने वाले वक्त के अंदर जो एक अपनी एक पार्टी हैदराबाद की है, वो अपने लोगों को कैसा बहकारी पूरे मराठवाड़े में भी सबको मालूम है। तो यहाँ से हमारे मुश्ताक भाई, बाकी के प्रदेश अध्यक्ष, हर जगह अपने को अब इलेक्शन नज़दीक है और अपने को सब मिलकर काम करना है। अगर से आने वाले वक्त में खासदार आमदार ये महाराष्ट्र की अगर गवर्नमेंट आती है बीजेपी की, तो जैसा यूपी के अंदर हमारे अभी परसों एक दोस्त आए थे और उन्होंने बताया वहाँ के हालात, तो आने वाले वक्त में वही हालात होंगे। कई मदरसे बंद करे, कई लोगों को इनकाउंटर करे, जो पैसे वाले उनके घर तोड़े, अगर एक गुनाह होता है तो उसका घर तोड़ रहे। तो अपने को 24 की तैयारी सब मिलकर करना है। आज आप जो शहर से, आज जो मराठवाड़े से जो लोग आए, ये पूरे जिम्मेदार हैं। मेरी सबसे गुजारिश है कि जो अपने भाई गए वाले नांदेड़ में, लातूर में, उस्मानाबाद में, बीड़ में, सबको एक जगह लाना है और पवार साहब के विचार, पवार साहब की सोच, अपन क्यों उनके साथ रहना है। अभी खुली मिसाल है, जो नहीं जाना था अपने नेता ही हैं, उन्होंने खाली वो बेंच पे बैठे तो उन्होंने क्या बोल दिया कि वो आतंकवादी है, बाकी का वही प्रफुल्ल पटेल उनके साथ, तो उसको नहीं बोले। तो अपने भी दूसरे भी गट में गए वाले हैं, उनको भी अपने साथ लेना है। उनको बताना है कि भाई अपन मेन पवार साहब के साथ रहो। पवार साहब भी अपना ऐसा नेता है, आने वाले वक्त में ये मोदी को एक ही आदमी है कि सब कुछ साथ लेके हटा सकता है। तो आज जो हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष, जो एक बहुत एक्टिव और अच्छा काम करने वाले, अभी मैं 2 साल से मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष कौन थे अभी भी मालूम नहीं था, और कभी उन्होंने अध्यक्ष आने के बाद, मैं किसकी बुराई नहीं करता, मगर वो कभी आए नहीं, हम उनको हमेशा बुलाते थे। पर आज हमको लग रहा कि भाई एक आदमी ने सबको बुलाकर आज अल्पसंख्या में जो मराठवाड़े से लोग आए, ऐसा 2 साल में कभी, अभी हमारे मुश्ताक भाई भी हैं, मुश्ताक भाई कभी ऐसा हुआ कि इतने लोग अपने मुसलमान के एक साथ जमे। मुश्ताक भाई के कार्याध्यक्ष बनने की बरकत है। नहीं, आज मुश्ताक भाई तो इंशाल्लाह सब दोनों मिलके काम करेंगे, हमारी दुआ है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। और ये शहर यहाँ पे आधे से ज़्यादा यहाँ मुस्लिम शहर है। ये जो औरंगाबाद हुआ, उस्मानाबाद हुआ, बीड़ हुआ, लातूर हुआ, नांदेड़ हुआ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम है। अगर आप उनको साथ लेकर, और आप यहाँ आए वाले सब जिम्मेदार हैं, अच्छे जिम्मेदार हैं, ये लोग उनका सुनते और पवार साहब के साथ क्यों रहना चाहिए, ये अपन ने हर जगह जाके बताना चाहिए। और आने वाले वक्त में हर ज़िले के अंदर अल्पसंख्यक की तरफ से जो पवार साहब को बुला के और उनके विचार जो अपने को हर अल्पसंख्यक के जो अध्यक्ष बन रहे
जो मेरी ऐसी एक भाई सुझाव है, आप करो मत करो, मगर हर ज़िले में एक पवार साहब को वहाँ के बुलाकर हर ज़िले के अंदर एक एक मीटिंग आपने लेना चाहिए। और इलेक्शन कोई दूर नहीं है, ये इलेक्शन अभी आने वाले वक्त में आमदार और खासदार का साथ ही लगेगा, ऐसा लग रहा मेरे को। क्यों तो ये माहौल ही देख रहे। अभी मेरे पास तो सब ज़िला अध्यक्ष को उन्होंने यादें भी दे दी। अभी मेरे पास पूरे ज़िले के पूरे यादें आ गए। अब यादें आ गए, समझ लो कि भैया अब सब तैयारी लग गई कलेक्टर ऑफिस से। तो अपन भी शुरुआत करना चाहिए। अपने जो भटके वाले जो भैया उनको भी सब एक साथ लेकर आके अपन क्यों पवार साहब के साथ रहना चाहिए, ये अपन सब मिलकर करेंगे। आज जो हमारे नौशाद बोलेंगे कि भाई पहले बार आए, मैं उनका शहर के तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे शहर अध्यक्ष ने बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग लगाया, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे कार्य अध्यक्ष अभी ज़िले राष्ट्रीय प्रदेश के मुश्ताक भाई है, हमारे इलियास किरमानी साहब हैं, और पूरे शहर से सबको मैं मेरे शहर के तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज के इस इलाक़ाई राष्ट्रवादी कांग्रेस के अक़लियती डिपार्टमेंट के अहदेदारान के इजलास के सदर और महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष, नौजवान और तरफदार नेता जावेद हबीब साहब, औरंगाबाद शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन साहब, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष इलियास किरमानी साहब, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस के सेक्रेटरी शेख मसूद साहब, सलीम पटेल भाईगांवकर साहब, रशीद भाई, अजीज़ जनाब हिंगोली वाले साहब, और मंजूर साहब, प्रोफेसर अजहर भाई, डॉक्टर जाकिर साहब, समद बागवान साहब, औरंगाबाद अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष ताहिर भाई, ज़िला अध्यक्ष जहील खान, जालना के शहर अध्यक्ष हमारे फारूक शेख साहब। वैसा तो आज यहाँ पूरे मराठवाड़ा के नेता ही जमा है, हर कोई नाम लेने के काबिल है, लेकिन वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम सबके नाम ले सके। इसलिए किसी के नाम अगर छूट जाए तो उसके लिए मैं आपसे एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। हमारे साथ हमारे कारपोरेटर मसूद अपने सैयद मतीन साहब और उपस्थित हमारे सीनियर महिला दो ही नेता हैं, सब दोनों का नाम लेना चाहिए, सलना बानो साहिबा और खैसर बाजी उधर बैठे हैं, और उपस्थित सभी नौजवानों, दोस्तों और बुज़ुर्गों। एक ज़माने के बाद मराठवाड़ा के लोग एक जगह, अक़लियत के लोग एक जगह जमा हुई, ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है। इस मौके पर एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूँगा। फ़र्द रब्ते मिल्लत से है क़ायम, फ़र्द रब्ते मिल्लत से है क़ायम, मौज दिमाग से भी निकल, फ़र्द रब्ते मिल्लत से क़ायम है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। तो हम सब लोग आज यहाँ पर जमा हुए, बड़ी खुशी की बात है। मुझे अपने जगह मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। मैंने हमारे सदर साहब से भी कहा कि अगर मुझे पहले मालूम होता कि मराठवाड़ा के इतने साथी यहाँ आने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ाम यहाँ अच्छा करते, उनके खाने का इंतज़ाम करते। कुछ भी नहीं, आप लोग, हमको मालूम ही नहीं कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं। हम तो समझ रहे सदर साहब अकेले आ रहे, लेकिन ये पहले सदर है जो महाराष्ट्र को साथ लेकर घूमते, आज पहली बार हमको मालूम। तो बाहर आप सब लोग यहाँ आए। मैं औरंगाबाद शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस और अक़लियती डिपार्टमेंट महाराष्ट्र की जानिब से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बात तफसील से आई है, काफ़ी सुबह से लोग, हम सभी लोग यहाँ बैठे, हमारे इलियास भाई हैं, ख्वाजा भाई हैं, सारे अपने अपने जो मुकामी मसरूफ़ियात तय थी, ये प्रोग्राम तय नहीं था, तो वो सब बाजू रख के बेचारे यहाँ सब बैठे। इसलिए बहुत शार्ट बात करने का वक्त है, लेकिन इतना बात आज, हालांकि बात बहुत तफसीली करने की ज़रूरत है। मैंने हमारे सदर साहब से कहा कि अभी अब तो हो गया शार्ट में, बहुत जल्द हम इस बात की कोशिश करें कि आप लोगों के जज्बे को देखें कि आप लोग ऐसा आना चाहते हैं, इतना वक्त देना चाहते हैं, कौम के मसाइल को सुनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो मराठवाड़ा लेवल का एक बेहतरीन यहाँ पर हम एक दिन का पूरा शिविर रखेंगे और 2 सेशन में, उसके 2 सेशन करेंगे, सुबह 10 से 1, दोपहर में 3 से 5, 6।
और इस सेशन में हर शख्स को बोलने का ये मौका मिलेगा। ये बेचारे एक नौजवान बेचारा बोलना चाह रहे थे, मुझे आके उन्होंने गुजारिश की, और भी कुछ लोग बोलने के रह गए हैं, ये हमारे मतीन साहब की ख्वाहिश थी। तो जिन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला उन सब के लिए उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाल हालात तफसीलें आपके सामने आए हैं। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के हालात हमारे ख़िलाफ़ हैं और हम सब ईमान वाले हैं। हमको दुनिया के और कौमों को भी पता होगा, लेकिन दुनिया की शुरुआत कैसी हुई और ख़त्म कैसे होगी, जितना तफसीली इस्लाम ने बताया और किसी मज़हब ने नहीं बताया। अल्लाह के रसूल यानी आज से 2000 साल पहले खाना खा रहे थे, किसी ने पूछा कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह के रसूल ने 2 उंगलियाँ बताया। ये 2 उंगलियों में जितना हिस्सा ऊपर हो जाता है ना, ये इतना पीरियड बाकी है, तो 2000 साल निकल। तो यानी कि हम लोग दुनिया के इख्तिताम के दौर में हैं और इख्तिताम के दौर में हमको ये सारे हालात फेस करना है। लेकिन एक बात याद रखिए कि हम ईमान वाले हैं और ईमान की बुनियाद इस बात पर है कि मायूसी कुफ्र करार दी गई। हम मायूस नहीं हो सकते। हमारे ख़िलाफ़ आज तो यहाँ के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के होंगे, लेकिन दज्जाल भी हमारे सामने आ जाए तो हम ईमान वाला उसके सामने भी सीना ठोक कर बोले कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, भले उसको शहीद होना। तो हम इस नज़रिए को साथ लेके चलने वाले, हम सबके सब हमें मायूसी कुफ्र है, कोई मायूस नहीं होगा। पहली बात, हालात के हिसाब से ये जो हुकूमत आज हिंदुस्तान में मौजूद है, इनका एक एजेंडा है। 70 साल से उस एजेंडे पर मेहनत कर रहे थे और उसके साथ 60 साल तक इस मुल्क में सेक्युलर पार्टियां हुकूमत कर रही थी। लेकिन इन सेक्युलर पार्टीज़ में भी जो छुपे हुए फ़िरक़ा परस्त थे, उन्होंने इन 70 साल से साजिशें करने वालों को रोका नहीं। अगर ये बर वक्त रोकी जाती तो आज ये जो हिंदुस्तान में जुल्म और सितम का माहौल दिख रहा है, ये आपको देखने नहीं मिलता। और आज इसका नुकसान सबसे ज़्यादा किनको हो रहा है? वक्ती तौर पे महसूस कर रहे हैं कि हमको सता रहे हैं। हम तो तारीख़ गवाह है कि चंगेज़ हलाकों से भी हम निपट चुके हैं, तारीख़ गवाह है इस बात। तो हम इन हालात से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन शुगर फैक्ट्रीज किसके पास है, बैंकें किसके पास है, इंडस्ट्रीज़ किसके पास है, करप्शन कौन कर रहा, बड़े अहदों पे कौन बैठे हुए हैं? ये ईडी सीडी, खाली ईडी सीडी से आप देख ही रहे क्या चल रहा, कौन लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं। माइनॉरिटीज़ में 2-3 लोग गए हैं, जिसमें एक आज़म खान। किस लिए गए बेचारे? पार्लियामेंट में एक उन्होंने तकरीर की और अपना यानी जो हिंदुस्तान का दस्तूर ने जो हुकूक़ दिया, उस हुकूक़ के रोशनी में उन्होंने बात किया। उसकी तकलीफ़ उनको इतनी पहुंची कि उस शख्स पर इतना जुल्म किए कि आज वोटर लिस्ट से उसका नाम खारिज कर दिया गया। 1 साल में उसके ऊपर 83 केसेस। इतना नवाब घराने का आदमी जिन्हें पूरी ज़िंदगी खिदमत खल्क़ के लिए लगाई, करोड़ रुपये अरबों रुपये दान किया जिसने, उसके ऊपर भैंस चोरी का इल्ज़ाम, उसके ऊपर मुर्गी चोरी का केस, यानी इतनी गिरावट। अरे डाकू चोर तो आज इक़्तिदार में बैठे हैं, होता तो इनका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन उसके साथ हुआ कोई। उसके ऊपर कोई इंडस्ट्री की चोरी, करप्शन, ये चार्ज नहीं थे। ये चार्ज, तकलीफ़ सिर्फ ये थी कि वो एक ऐसा मुसलमान था जो सीने पे सीना ठोक कर मुसलमानों के मसाइल पर बोलता था। तो हिंदुस्तान में आपके बोलने की भी अब जो है आज़ादी छीनी जा रही है। एजेंडे के 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा थे। नंबर 1 था बाबरी मस्जिद, वो हमसे छीन ली गई। फैसला अदालत का, और फैसला क्या था? 99 पॉइंट फैसला ये दिया जा रहा था कि यहाँ कभी मंदिर नहीं था, ये यहाँ कोई मंदिर के कोई सबूत नहीं है, ये हमेशा से मस्जिद थी, ये हमेशा मस्जिद फला। और आखिरी में एक सेंटेंस लिखा गया कि हम आस्था की बुनियाद पर यह फैसला कर रहे हैं। हिंदुस्तान के सेक्युलर में क्या आस्था के लिए कोई वजूद है? तो ये हमारे साथ हुआ। दूसरा कलम आर्टिकल 370 था। आर्टिकल 370 से हमारा हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेना देना नहीं है, लेकिन कश्मीर को जब हिंदुस्तान में इलाक़ किया गया तो वो शर्त मुकर्रर की गई थी और उस शर्त के तहत आर्टिकल 370 बनाया गया। इनको आरएसएस को तकलीफ़ थी, वो कलम आज हटाया गया।
और अब सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की बेंच बिठा के ऐसा इजहार किया कि बहुत इंसाफ करने जा रहे हैं। पूरा फैसला फिर माफी खत्म है और आखिरी में क्या कहा, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के अख्तियार। अब तीसरा एक कलम बाकी है जो हम सब के लिए तकलीफ देह आने वाला है, वो है कॉमन सिविल कोड। अब कॉमन सिविल कोड भी इसलिए हमारे लिए नहीं रुका हुआ है, इसलिए रुका हुआ कि उनमें क्रिश्चियंस, उनमें आदिवासी, उनमें जैन, उनमें सिख, उनमें लिंगायत उससे अख्तिलाफ़ करते हैं, वरना वो भी हमारे सर पे अब तक लग गया होता। NRC या CA हमारे की बंदूकें हम पर लगी हुई हैं। तो मुस्तकिल हमको चारों तरफ से घेरा जा रहा है और इस वक्त ऐसे माहौल में हम सबको मुत्तहद होकर हिंदुस्तान के दिए दस्तूर ने दिए हुकूक़ की रोशनी में अपने हुकूक़ के लिए हमें लड़ना है। लेकिन ऐसे वक्त में क्या हो रहा है, और एक तमाशा आप देखने को मिल रहा है कि हमारी कौम की गफलत की हद ये है कि हम BJP में भी चले जा रहे, हम शिंदे के साथ भी चले जा रहे, हम अजीत दादा के साथ भी चले जा रहे। अब अजीत दादा से मुझे की इनफरादी शिकायत में मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं खुलेआम कहने में हार महसूस नहीं करता कि जब तक वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे मुसलमानों से बात करने की भी उनको शर्म आती थी और मुसलमानों के मसाइल सुनना भी पसंद नहीं करते थे। आज वो मुसलमानों के हमदर्द और मसीहा बन गए और राष्ट्रवादी कांग्रेस के कीम मुस्लिम उनके कदमों में जाके गिर गए। तो ये हमारी गिरावट की अलामत है। मैं काबिल मुबारक समझता हूँ आप सब लोगों को कि आपने इस चीज़ को समझा कि उनके साथ जाना यानी अपने आप को भी धोखा देना है, अपनी कौम को भी धोखा देना है। ये सोच कर आप लोग यहाँ रुके और एक सही जगह रुके। हिंदुस्तान, जैसा कि अभी इलियास भाई ने कहा कि हिंदुस्तान में किसी एक पार्टी या किसी एक ज़ात का आचरण की बात नहीं कर सकते। हमें एक सेक्युलर प्लेटफार्म चाहिए, एक सेक्युलर नेता चाहिए जो हमारे मसाइल पर बोले, लड़े। और वो नेता आज हिंदुस्तान में, न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि हिंदुस्तान में शरद पवार की ऊंचाई का नेता हिंदुस्तान में मौजूद नहीं। सेक्युलरिज्म के मामले में वो इतने स्ट्रिक्ट और इतने खुले जहन के हैं कि जैसा अभी इलियास भाई ने आपको सुनाया कि उद्धव की कैबिनेट में फैसला हुआ औरंगाबाद और उस्मानाबाद का, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आए, इसलिए बकरीद के दिन में मुझे याद है, बकरीद का दिन था, यहाँ एक 15 दिन के बाद ही आए। बकरीद को सभी कार्यकर्ता, चूँकि अब उन लोग अपने मजहबी उम्र में मसरूफ़ रहते हैं, हम लोग नहीं गए रिसीव करने। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 3:30 बजे पवार साहब ने मुझे बुलाया और मुझसे, उन्होंने जानते थे कि औरंगाबाद के नाम के लड़ा है, तो साथ तो बुला कर पूछा कि भैया औरंगाबाद के नामांतर के इशू पे भी प्रेस वाले मेरे से पूछेंगे क्या बोलना चाहिए। बोला साहब आप इतने बड़े नेता हैं कि मुझे आपको ये सिखाने की ज़रूरत नहीं क्या बोलना चाहिए, आप तो सेक्युलर जहन के मालिक हैं, आप अपने जहनियत से जो आपकी पार्टी का विचार है वो रखिए। बोले फिर भी, बोले आप मुझे बोले कि आप ये कहिए कि आप नामांतर के फेवर में हैं क्या, तो बोले मैं नहीं हूँ। बोले जब नामांतर के फेवर में आप नहीं तो वो बोलिए। बोले अब रहा कैबिनेट में डिसीजन कैसा हुआ, कैबिनेट में तो कांग्रेस के मिनिस्टर भी थे, राष्ट्रवादी के मिनिस्टर भी थे, तो मतलब ये बात भी आप तफसील से रखिए। तो ये एक प्रेस का उस वक्त के पत्रकारों में एक पत्रकार यहाँ मौजूद है, ये गवाह है इस बात का, अंसारी साहब। पवार साहब ने मुझे बोले चलो मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ देंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि औरंगाबाद ये शहरों की जो नामांतर हुई है मैं इसके फेवर में नहीं हूँ और ना मेरी पार्टी इसके फेवर में है और ना हम कभी थे ना कभी रहेंगे, लेकिन ये डिसीजन मुख्यमंत्री का है। कैबिनेट में जो रेजोल्यूशन आते हैं या जो मसले आते हैं उस पर वोटिंग नहीं होती कि किसने कौन सा बिल अगर आ गया कि ये बिल को इतने वोटिंग के गिरे उतने, वैसे नहीं रहता, वो असेंबली में हो सकता है। कैबिनेट में सिर्फ एक मसला आता है, उस पर डिस्कशन होता है और फैसला मुख्यमंत्री करता है। तो फैसला उसमें मसला आया, हमारे राष्ट्रवादी के सेक्युलर मिनिस्टर ने उसको विरोध किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने, इवन कांग्रेस के भी कुछ लोगों ने उसको विरोध किया, लेकिन मुख्यमंत्री खड़े हो गए, ये आखिर सब उनकी तकरीर कैबिनेट ख़त्म हो गई थी, खड़े हो कहा कि भाई मेरे बाप की आखिरी कोशिश ख्वाहिश थी औरंगाबाद का नाम बदलना चाहिए और मेरी ये आखिरी कैबिनेट है, मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि औरंगाबाद बदलना चाहिए, और ये निर्णय लेकर चले गए। तो इससे मैं इतना इसे कहना चाह रहा हूँ बात कि ठीक है डिसीजन जो हुआ, लेकिन पवार साहब ने अपनी पोजीशन को प्रेस के सामने पूरे महाराष्ट्र का प्रेस से क्लियर किए कि हम नामांतर के फेवर में नहीं हैं। तो इससे बड़ा नेता आपको कौन मिलेगा। फ़लस्तीन में जो बेगुनाह हज़ारों लोग कत्लेआम हो रहा था, हिंदुस्तान में किसी सेक्युलर पार्टियाँ बहुत है हिंदुस्तान, किसी ने मुंह खोला। शरद पवार वाहिद इंसान है
जो पहले ही दिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमें हमारी 75 साल की हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो ये है कि हम फ़लस्तीन के साथ रहें। फ़लस्तीन पर जुल्म हुआ है, हम इसराइल के ख़िलाफ़ है और ये जो जुल्म हो रहा है उसका निषेध करते हैं। तो ऐसे खुले जहन का नेता हमारा है, तो हम तमाम लोगों ने उनके साथ रहकर उनके हाथों को मजबूत कर कर अपने हुकूक पार्टी के प्लेटफार्म से लड़कर मनवाना चाहिए। ये हम सबकी कोशिश है। तो हम अब ज़्यादा तफसीलें न जाते कि आइंदा बहुत सारे मौके आएंगे, इंशाल्लाह अपन बैठ के तफसीली बात करेंगे। मैं आप तमाम लोगों की ये बात कहना चाहूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हमको मजबूत करना है। और मजबूत कैसे होगा? हम सब लोगों को आपसी इख्तिलाफ़ात को बिल्कुल दूर करना है। किसी की अगर मुश्ताक से नाराज़गी है तो मुश्ताक को आकर बोले कि हमसे आपसे नाराज़गी, हम उसको साफ़ कर देंगे। किसी की अगर हमारे जनाब हबीब भाई से की नाराज़गी, आप डायरेक्ट आकर कहिए हबीब आपसे हमसे नाराज़गी। पीछे बातें करने से ग़ीबत होती, चुगलियाँ होती, माहौल ख़राब होता और दुश्मनियाँ और बढ़ती जाती, खला बढ़ती जाती। आपको जो नाराज़गी आप डायरेक्ट कहिए ना, अभी डायरेक्ट करने किसी को मना थोड़ी क्या किसी ने, अरे जमहूरी मुल्क है। तो हमको आपसी अख्तिलाफ़ात दूर करने के लिए ये कोशिश करना चाहिए कि किसी के बारे में कोई भी गैर ज़रूरी दिल ख़यालात की ना ऐसा है, उन्हें वैसा, उन तो मिलता ही नहीं, उन तो बोलता ही नहीं, ये ख्याल से नहीं चलेगा। बुग़्ज़ लिल्लाही से अब काम नहीं चलेगा। हमने बुग़्ज़ लिल्लाही की वजह से हमारे बीच में हमेशा नाइत्तेफ़ाक़िया और कुफ्र, जो नाइत्तेफ़ाक़ी का माहौल बना है। लेकिन हम अब चाहते हैं कि हम इत्तेहाद का माहौल बनाएं, और ये उसी वक्त बन सकता है जब हमारे बीच की हम ये सारे चीज़ों को, तनाव को दूर करें। राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे अभी चूँकि अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष बनने के बाद हमारी पहली ही मीटिंग है। इंशाल्लाह इसके बाद हम हर ज़िले में भी आना चाहेंगे, और ज़िले वाले एक बात जान लें कि उनको हम कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। हम अपने गाड़ियों से आएंगे, अगर हमारे रहने की व्यवस्थाएं हम करेंगे, हम अपने खाने का इंतज़ाम भी हम कर सकते हैं। ऐसा मत समझो कि हमको तकलीफ। मैंने 2-3 ज़िलों में फ़ोन किया तो बहाने बना के टाल दिया गया, तो मैं समझ गया क्या वजह है। ये साबिक़ में हुआ होगा, ये हमारे दौर में ये नहीं होगा। कोई खुलूस से दिल करता है तो वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप कोई बार समझ के करता है तो उसको बार बिल्कुल नहीं डाला जाए। लेकिन पार्टी के लिए हम लोग जब आना चाहेंगे तो आपने टाइम देना चाहिए, वहाँ मिलना चाहिए। ये मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए, हमारे रहमान भाई उसके गवाह है जो मैंने कहा था, यहाँ मौजूद सभी हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए फिर इस एक शेर के साथ कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मुझको तो जाना है बहुत ऊँचा हद परवाज़ से। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष मेरे भाई जावेद हबीब साहब, मुश्ताक भाई कार्याध्यक्ष, ख्वाजा भाई, और उस्मानाबाद से आए हुए मेहमान, नाम याद नहीं है, मसूद भाई, और हमारे समद भाई, क्योंकि नाम याद नहीं है मेरे को सबके, ये हमारे डॉक्टर साहब आयगावकर साहब और ताहिर भाई, पूरे ज़िले के, और मराठवाड़े से जो सारे ज़िले से आए हुए हैं, सबके नाम नहीं ले सकता। और आप लोग आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शार्ट उसमें ये प्रोग्राम रखा गया, क्योंकि गेस्ट हाउस में रखने का बोल रहे थे, और गेस्ट हाउस में उतना इंतज़ाम हो नहीं सकता था, बहुत छोटा हॉल था और उतने कुर्सियाँ भी नहीं थे। तो आखिरी वक्त में ये डिसाइड हुआ कि राष्ट्रवादी भवन में रखेंगे, हमारे ख्वाजा भाई ने डिसाइड किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़्यादा बात नहीं करना है, मुझे ये बताना है आप लोगों कि आज मुल्क के हालात क्या है और मुसलमानों के हालात क्या है, उसमें ख़ास तौर पे ये बताना है। अभी भाई ने जिक्र किए कि भाई कौन से मुकाम पे तुम्हारे को नहीं टकरा रहे वो लोग, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो अजान हो, हिजाब हो, दाढ़ी हो, तुम क्या खाना क्या नहीं खाना, कहाँ नमाज़ पढ़ना कहाँ नमाज़ नहीं पढ़ना, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं बता रहा कि आपको नहीं मालूम है, ये सब मालूम है। अब जब ये हालात हमारे साथ है, उस वक्त हमने क्या करना चाहिए, ये अल्लाह ने हमको दिमाग दिया, अक्ल दिया। कोई ना कहीं हम सेकुलर पार्टी से जुड़ना है, कोई अगरचे हम सेपरेट, अगरचे हमारा घोड़ा भगाना चाह रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में कोई ना कोई सेकुलर पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। अब ये हम सब राष्ट्रवादी के हमारे नेता के अभी बताया, हमारे भाई ने, समद भाई ने बताया कि भाई बम विस्फोट हो, चाहे वो 3 तलाक़ हो, चाहे 370 हो,
और अभी जो फ़लस्तीन में जो मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, जो मासूम बच्चों को, औरतों को जो मारा जा रहा है, जो तकरीबन 20-21 हज़ार मुसलमानों को मलबे के नीचे दफन कर दिया गया, उस बारे में भी हमारे नेता ने बयान दिया कि वो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा। जब जो नेता, और इससे पहले जब औरंगाबाद में आए थे 3 तलाक़ के वक़्त भी उन्होंने ये बयान दिए थे कि ये आसमानी किताब है और इसमें मदाखलत नहीं करना चाहिए। जो नेता, और औरंगाबाद का नाम चेंज हुआ, उस्मानाबाद का नाम चेंज हुआ, हम जाके मिले, बोले साहब ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा। तो उन्होंने बोले हम बॉम्बे में मिले, तो औरंगाबाद आए, औरंगाबाद आके स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोले कि ये हमारा एजेंडा नहीं है और नाम नहीं चेंज होना। तो जब हमारा नेता हर वक्त हमारे साथ है तो हमको भी उस नेता के पार्टी में रहते हुए हमको धड़ेले से काम करना पड़ेगा, पोस्टर लेके बैठना नहीं पड़ेगा। और जो तुम्हारे पास है, चाहे वो पैसा हो, ताकत हो, लकड़ी हो, लाठी हो, उससे भी तुमको काम करना पड़ेगा। औरंगाबाद में हमारे पास जो हालात है, कुछ 2014 में हैदराबाद से एमआईएम पार्टी आई, उस वक़्त मुसलमानों की नाराज़गी थी कि कांग्रेस ने जो मुसलमानों पे जुल्म करी। मैं आज फिर बता रहा हूँ आपको, जो मुस्लिम बच्चे जो टेररिस्ट में आतंकवादी के नाम पे 15 से 20 बच्चों को जेलों में डाला गया, उसके बाद औरंगाबाद के मुसलमान नाराज़ हुए और ये एमआईएम को लाना बोल के नहीं लाए। कांग्रेस को हटाने के वास्ते मुसलमानों ने डिसीज़न लिया कि हमको किसी हाल में भी इनको अपनी जगह बताना है। मगर आज ये वक्त नहीं है। आज हम जरी गलती करें, आज अगरचे हम मुसलमान बोल के भागे, हरा बोल के भागे, तो याद रखो इस मुल्क में 2024 के बाद तुमको नंबर 2 का शहरी बनाया जाएगा, तुम्हारे वोटिंग का हक छीन लिया जाएगा। ये फ़िक्र की बात है, ये हर मुसलमान ने फ़िक्र करना है, हर मुसलमान को फ़िक्र होना है। अगरचे तुम समझ रहे कि मैं कारोबार में मस्त हूँ, मैं अपने घरदार में मस्त हूँ, कोई रहने वाला नहीं है घरदार में और कोई कारोबार में रहने वाला नहीं है। जब ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो ये सबसे ज़्यादा फ़िक्र हमको है, सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र है ये मुसलमानों को है। उनको क्या है, वो अपना वो बदल दिए, कपड़े बदल दिए, चले गए भगवे उसमें, मगर हम भगवे उसमें नहीं जा सकते। हमको एक सेकुलर ताकत के साथ रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा नेता है वो सेकुलर है, हमेशा मुसलमानों की तरफ से हक़ की बात किया है। बस मेरी यही 2 लफ्ज़ बोल के आपको ख़त्म करना है, मुझे बोलने का मौका दिया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष हमारे दोस्त और महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हबीब साहब, हमारे सीनियर साथी लातूर के अध्यक्ष रशीद भाई, उस्मानाबाद के सीनियर मसूद भाई, महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट हाजी मुश्ताक साहब, शहर के अध्यक्ष ख्वाजा भाई, इलियास भाई और मंच पे बैठे तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता। पहली बात तो ये बता दूं कि आज मीटिंग है बोल के मुझे इत्तला नहीं थी, तो ये ठीक है, ये अपनी बात है। शिकवा शिकायत तो हम हबीब साहब से कर सकते हैं, ये हमारे दोस्त है, पार्टी की जगह है। अगर मुझे पता होता तो शायद और 2-4 साथी बढ़ जाते, बाकी और कुछ नहीं, जो अपने कार्यकर्ता है। ये हमारी नाराज़गी का सवाल ही बोलना है। दूसरी ऐसी बात है हबीब भाई कि आप अध्यक्ष संभाले हो, पहली बार औरंगाबाद में, दिल से आपको मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात ये कहूँगा कि पार्टी को आज एक ताकत की ज़रूरत है, माइनॉरिटी के लोगों को, मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान बीच में आ गया है इस वक्त। अगर कोई कौम अगर बीच में आई है तो वो मुसलमान बीच में आए, जहाँ से हमारे पार्टी के 2 धड़े हुए, हर कार्यकर्ता बीच में आके खड़ा हुआ है कि अब माइनॉरिटी और मुसलमानों का क्या होगा। इस पर हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि यूनिटी बेस बनाने की ज़रूरत है, संगठित होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके हमारा हक मिलेगा। उसके बिना हमारा हक मिलने से तो रहा। दूसरी बात, आज मराठवाड़े की मीटिंग आप ले हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अध्यक्ष बने। मैं आपके सामने एक चीज़ रखूँगा कि आप जिसको भी पार्टी की जिम्मेवारी दो, लेटरबाजी वाला लीडर ना बनाओ। हबीब भाई, हमारे पास औरंगाबाद में खाली लेटर चलाने वाले लीडर बहुत हैं।
10 लोग होना, संगठित होना, पार्टी को वक्त देकर उसको बताने वाला होना। अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 साल हमको पार्टी में हो रहे, हमारी पूरी टीम, हम रशीद भाई है, मसूद भाई है, मज़हर भाई है नांदेड़ से, हमारे तमाम साथी संगठित होकर काम करते, निस्वार्थ होकर काम करते और ज़मीन को पकड़कर काम करते, ताकि कल पार्टी के होने वाले इलेक्शन में तुमसे लोग पूछेंगे कि आपने जन सामान्य लोगों के लिए क्या किया। हम भाषणबाजी तो बहुत कर देंगे, नारेबाजी बहुत कर देंगे, बड़ी बड़ी डिमांड रख देंगे, उससे काम चलेगा नहीं। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है, हमको पद की कोई अपेक्षा नहीं, हम तो पवार साहब के सिपाही है। अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से हम पार्टी में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, हमको पद की कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन आप जिसको भी अपॉइंट करेंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसका एक ही महीने का अड़ावा लेना कि आपको मैंने जिम्मेवारी दिया था, आपने सर्वसामान्य लोगों के लिए, माइनॉरिटी के लोगों के लिए और पार्टी के लोगों के लिए 3 सूत्री कार्यक्रम उसको देना। तब जाके आपको औरंगाबाद में पार्टी की, माइनॉरिटी की स्थिति मालूम पड़ेगी। रहा सवाल, मुश्ताक भाई हमारे पास सीनियर हैं, हम लोग सब साथ में काम करे हुए हैं, उनको भी अच्छा तजुर्बा है। मराठवाड़े में काफ़ी लोग हैं, अभी हमारे शाह आलम साहब दिखे नहीं शायद चलने के, चलो बहुत अच्छी बात है, जिसको जाना। देखिए काम करने, हैं? अच्छा पाशा साहब के साथ, ठीक है, डालने के मुझे तो मुझे इल्म नहीं। चलो मुबारक हो, माशाल्लाह कुछ तो परिवर्तन हुआ है बहुत दिनों के बाद, क्योंकि जानना काफ़ी दिनों से एक ही जगह टिका हुआ था, नया परिवर्तन हुआ तो नया मूवमेंट भी चलेगा। 40 साल के बाद तो वही बोला ना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि नया परिवर्तन हुआ तो कुछ ना कुछ आगे अच्छा ही चलेगा इंशाल्लाह। ये बोलिए आप, और 2 लोगों को बोलना नहीं है ना, सब छोड़ेंगे जी पद, अपन पद के लिए काम मसूद पे बैठे, अपन तो बैठे काम करने को पवार साहब के साथ खड़े हुए हैं। दूसरी बात ऐसी है कि 15 सूत्री कार्यक्रम हमारा जो माइनॉरिटी का, हमको उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये आप इंस्ट्रक्शंस पूरे पदाधिकारियों को दीजिए, ताकि हमारी जो माइनॉरिटी का बगुल ढांचा हमारे नेता ने जो तैयार करके दिया था सत्ता पक्ष के रहते हुए, मेन चीज़ हमारी वो है। हम हर जिला कलेक्टर ऑफिस में जाकर 15 सूत्री कार्यक्रम जो माइनॉरिटी के लिए लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, हमको उस पर ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगा, ताकि उसका बेनिफिट हम पार्टी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। ये हम ध्यान दें। बस इतना बोलता हूं और अपने जो है ख्यालों को यहीं ख़त्म करता हूं। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। आज माइनॉरिटी डे के मौके पर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग जनाब जावेद हबीब साहब का हम शहर औरंगाबाद में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। साथ ही हमारे कार्याध्यक्ष अली जनाब मुश्ताक अहमद साहब, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आज ये मीटिंग रखी गई है मराठवाड़ा अड़ावा बैठक, और इस अड़ावा बैठक में हमारे शहर सदर अली जनाब ख्वाजा शरफुद्दीन साहब, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष इलियास किरमानी साहब और डॉक्टर रियाज साहब, हमारे ज़िले के जलील अहमद साहब, हमारे नगर सेवक मतीन भाई और हमारे मुख्तार भाई, सलमा बाजी हमारे, और हमारे बहुत सारे पदाधिकारी, अगर मैं नाम लेने से भूल रहा हूँ, हमारे मेहमान मसूद भाई और डॉक्टर साहब, हमारे महाराज मुख्तार भाई, जलील भाई, इन तमाम लोगों का और आप तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से शहर औरंगाबाद में इस्तकबाल करता हूं। और आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, हम सबसे पहले जावेद हबीब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से आज हमारे औरंगाबाद के लिए अपना वक्त निकाला और आज हमें वो पार्टी की रूपरेखा और आगे जो काम करना है वो हमको बताएंगे। ये अड़ावा बैठक उसी मकसद के लिए ली गई है, इसलिए मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए
मैं उनका बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज औरंगाबाद में मराठवाड़ा की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की माइनॉरिटी की आज जो मीटिंग बुलाई गई है, उस मीटिंग के अध्यक्ष हमारे महाराष्ट्र के हरदिल अजीज़ नेता, हमारे हर मसले को समझने वाले कौम के लीडर जनाब जावेद हबीब साहब, दूसरे हमारे कौम के लीडर जिसको बहुत ही बड़ा तजुर्बा है, हमारे कौम के मसले, हमारे कौम की हर बात और हर चीज़ को लेकर चलने वाले हमारे दूसरे कार्याध्यक्ष मुश्ताक भाई, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष इलियास भाई, हमारे जालना के समद बागवान साहब, लातूर से आए हुए रशीद भाई, नांदेड़ के मज़हर भाई, सलीम वाहेगांवकर साहब, डॉक्टर साहब और तमाम पूरे मराठवाड़े से आए हुए हर ज़िले के हर इसके ज़िम्मेदार लोग, बहुत ही अहम वक्त पे हमारे उस मराठवाड़े की ये मीटिंग होने जा रही है। बहुत ज़िम्मेदारी है ये दोनों अध्यक्षों पे। आप सब जानते हैं, मैं ज़्यादा ज़िक्र करूँगा नहीं कि हमारे कौम की हालत आज क्या है। हर साइड से हमारे कौम को आज सताया जा रहा है, अलग अलग चीज़ है, मॉब लिंचिंग है, ये है वो है, हर चीज़ से। और इस ऐसे हालात में अगर कोई हमारे कौम की उम्मीद बनी हुई है तो वो हमारे हैं शरद चंद्र पवार साहब। इनसे हमारे कौम को थोड़ी बहुत उम्मीद है और आने वाला वक्त इंशाअल्लाह जो हमारी आगाड़ी बनी हुई है, उद्धव बाला साहब ठाकरे, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी और कांग्रेस, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में यही पार्टी पूरे महाराष्ट्र पे रूल करेंगे, ये मैं आज यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। और मुश्ताक भाई, जावेद हबीब साहब, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है आप दोनों पे और आप दोनों ऐसा पार्टी को लेके चले, ऐसे लोगों को लेके चले, हम इंशाअल्लाह पूरे मराठवाड़े के क्या पूरे महाराष्ट्र के जितने भी आज तक 30-35 साल इस माइनॉरिटी विंग में काम करने वाले लोग हैं, ये सब इंशाअल्लाह आपके पीछे रहेंगे, मगर आपको मजबूती के साथ ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को आगे लेके चलना पड़ेगा। आज मौका नहीं है, हमारा मसाल ये है वो है, रिजर्वेशन है, जैसा साहब ने बोले रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा देखेंगे, पहले एक बड़ी कौम को तो रिजर्वेशन मिलने दे, फिर हम हमारी बात सामने रखें। मगर हमारे बहुत सारे मसाले हैं और उम्मीद आप दोनों तरफ से है जावेद साहब, और हमको भरोसा है कि आप बरोबर उम्मीद को खरे उतरेंगे और ये हमारी दोनों जोड़ी पूरे महाराष्ट्र में इंशाअल्लाह पूरे माइनॉरिटी को, जो माइनॉरिटी का वोट की ज़रूरत आज पूरे हमारे पार्टी को है, वो पूरे महाराष्ट्र का वोट पूरे एनसीपी के पीछे खड़ा करने का काम ये दोनों जोड़ी करेंगे और इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह रहेंगे ना। हमारा आज का जमना, अब मैं भी इससे पहले बहुत सारे पार्टी के मीटिंग यहाँ पे अटेंड किया, पर मुस्लिम लोगों की माइनॉरिटी की मीटिंग इतने बड़े पैमाने में शॉर्ट नोटिस में पहली बार मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो भी लोग आए हुए हर ज़िले से आए हुए और क्रीम लोग हैं, सब तजुर्बे वाले लोग हैं। और ऐसा ही हमारे हर मीटिंग को आप रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी हमारे जो नेता हैं उसमें जावेद हबीब साहब की तारीफ़ और मुश्ताक भाई की तारीफ़ करना तो मैं वो बहुत छोटी बात समझूंगा। दोनों भी पढ़े लिखे हैं, जानने वाले हैं, समाज के हर मसले को जानने वाले हैं और नीचे से ऊपर तक गए वाले हैं। और इंशाअल्लाह ये दोनों का तजुर्बा हमारे कौम को, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मिलता रहेगा, इतनी उम्मीद करते हुए मैं मेरे दो अल्फाज पूरे करता हूँ। खुदा हाफिज़। आज के इस छोटी सी मीटिंग के सदर अली जनाब जावेद हबीब साहब, जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है, और आज के इस
प्रोग्राम के प्रमुख अतिथि महाराष्ट्र प्रदेश के जो कार्याध्यक्ष है, जो किसी के तारीफ़ के परिचय के मोहताज नहीं हैं, ऐसे हमारे मुश्ताक अहमद साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष किरमानी जी, हमारे पुराने साथी उस्मानाबाद से आए हुए, और जैसे मुश्ताक भाई औरंगाबाद का जो प्रकरण लड़ रहे हैं, इसी तरह से हमारे मसूद भाई भी जो है तो उस्मानाबाद के प्रकरण में अपनी जान लगाए हुए हैं। मसूद भाई लातूर से आए हुए अब्दुल रशीद भाई, नांदेड़ से आए हुए मज़हर भाई, डॉक्टर रियाज साहब, जालना औरंगाबाद ज़िला के ज़िला सदर जलील भाई, जालना से आए हुए जालना सदर शेख फारूक, और सभी हमारे परतू से आए हुए हमारे प्रदेश सर चिटनीस अखिल भाई, हमारे रहमान भाई, और सभी आए हुए अल्पसंख्यक विभाग के तालुका पदाधिकारी, ज़िला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं सबके नाम नहीं ले सका। आज औरंगाबाद शहर के अंदर जो छोटी सी मीटिंग का मुंतखब किया गया है, हमको और आपको ये मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर हमारी जो एनसीपी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, ये भारतीय जनता पार्टी को पीछे डालकर आगे जाने का काम कर रही थी। लेकिन कुछ हादसे ऐसे हुए जिसको हम बदनज़री कहते हैं, हमारे पार्टी को किसी की नज़र लग गई, और वो जो कहावत है ना, एक दिल के टुकड़े हज़ार हुए, इस तरह से हमारी पार्टी दो दलों में बिखर गई। लेकिन हम जिस दल में काम कर रहे हैं, हम जिस दल से अपने आप को जोड़े हुए हैं, हम ये राष्ट्रवादी संगठन में क्यों जुड़े, क्यों करें, हमको ये हमारे माइनॉरिटी सेल अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं को नहीं, बल्कि आम लोगों को ये बताना है कि भाई हम शरद पवार साहब के राष्ट्रवादी में क्यों हैं। बहुत से लोग जो है तो सत्ता के लालच में आकर दूसरे ग्रुप में चले गए, जिनको कुछ हासिल होना था, ठीक है, वो उनको मुबारक। लेकिन हम पवार साहब के साथ क्यों है, ये अगर हमको बताना है तो क्यों बताना है। तो मैं ये कहता चलूँ कि आज वक्त और हालात की ज़रूरत है कि हमको शरद पवार साहब का परिचय देने की महाराष्ट्र के मुसलमानों को ज़रूरत है। उसकी अहम वजह यह है कि पिछले मालेगांव बम ब्लास्ट के अंदर हमने देखा कि कई ऐसे लोग जो वो बम ब्लास्ट में आरोपी बने, जो आज मध्य प्रदेश की जो खासदार भी है, कर्नल पुरोहित जैसे लोग जो मिलिट्री में काम करते हैं वो भी है। ऐसे कई लोग जो आरोपी बनाए गए, इसका मुख्य कारण एक है, वो है आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब। पवार साहब ने अगर वो मांग नहीं उठाई होती और पवार साहब के कहने से अगर वो इंक्वायरी नहीं होती, तो आज वहाँ पर आरोपी कोई ना कोई मुस्लिम समाज का कार्यकर्ता पदाधिकारी होता, ना कि असल आरोपी पकड़े जाते। तो मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि भाई हमको देश में सेकुलरिज्म चाहिए या जातिवाद निर्माण करके, जातिवाद का तनाव करके जो लोगों में हिंदू और मुसलमानों को जो बांटा जाता है, ऐसे लोगों के साथ क्या हम सियासत कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। आदरणीय पवार साहब का जो एजेंडा है ये ओरिजिनल सेकुलरिज्म का है। सेकुलरिज्म क्या है, समाजवाद क्या है, ये आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब से हमको सीखना चाहिए। आज 83 साल के होने के बावजूद भी शरद पवार साहब मॉडल पर वाकनार नहीं, ये शब्द का जो प्रयोग करते हैं, हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे से कानूनी फेरों के अंदर डर के अच्छे अच्छे लोग जो है तो अपने ज़मीर को, अपने ईमान को बेचने का सौदा आज करते जा रहे हैं और बेच चुके हैं। पवार साहब पर भी कई चीज़ों का इसमें दबाव, प्रेशर आता, ऐसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से आता, महाराष्ट्र तो एक छोटी सी बात है, लेकिन वो डरते नहीं। और जो इंसान
समाज में बंटवारे की बात नहीं करता, समाज को बांटने की बात नहीं करता। मुझे लगता है कि ऐसे इंसान के साथ में हमने अपना मुस्तकबिल जोड़ने में कोई हरकत नहीं है। आदरणीय पवार साहब के साथ हम एक कार्यकर्ता बोल के अगर काम करते हैं तो हमारे लिए ये गौरव और फ़ख्र की बात है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे दूसरे गढ़ के जो नेता हैं अजीत दादा, जो सत्ताधारी पार्टी में हैं, उन्हीं सत्ताधारी पार्टी का एक आमदार जो है तो नीतीश राणे के नाम से जो ओपन चैलेंज करता है कि मुसलमानों और अल्पसंख्यक का कितना लाड़ करें, अल्पसंख्यक को कितना लाड़ के वोटों के लिए कितना लाड़ करें, उनका किस प्रकार का उनको आरक्षण दे। हम उनका आरक्षण 5% नहीं दे सकते। मैं वो नीतीश राणे से कहना चाहूँगा कि भाई हम अभी शांत है, हमने अभी 5% आरक्षण की ठानी नहीं है। जिस दिन हम आरक्षण का अपने दिल में ठान लेंगे, मुझे यकीन है अल्लाह ताला के फजल करम से कि महाराष्ट्र का मुसलमान 5% आरक्षण लिए बगैर पीछे नहीं हटेगा। लेकिन हम देख रहे हैं अभी हमारे हिंदू भाइयों का, हमारे मराठा भाइयों का जो मराठा आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, हम नहीं चाहते कि उनके आरक्षण को हम डिस्टर्ब करें। इसलिए हम अपनी मांग को अभी ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं। जिस दिन हम अपनी मांग का हथियार बाहर निकालेंगे तो इंशाल्लाह हम 5% आरक्षण लेकर ही रहेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि अभी अहम लोग बोलने वाले हैं। लेकिन हालात जो बने हुए हैं, आज अल्पसंख्यक विभाग को, मुस्लिम समाज को एकजुटता से काम करने की ज़रूरत है, एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हालात वैसे है, जब तक कि 5 उंगलियों की मुट्ठी नहीं बनाई जा सकती, ये मजबूती नहीं दिखती। हम अपने आप में बिखरे हुए रहते हैं। पिछला वक्त भी हमारा माइनॉरिटी सेल का ऐसे ही गया। 3 साल हमारे किधर गए मालूम नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई इम्प्रेशन नहीं, हमारी मांग की कोई अहमियत नहीं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, स्टेज पे बैठे हुए तमाम जिम्मेदारों से भी दरख्वास्त करूंगा कि हम अपना वक्त उस वक्त की तरह ज़ाया ना करें। हम एक दूसरे के कंधे को कंधा लगाकर अल्पसंख्यक विभाग किस तरह से मजबूत हो, आदरणीय जावेद भाई, आदरणीय मुश्ताक भाई, इनके कंधे को कंधा मिलाकर हम चले। हम किसी प्रकार की हमारी जो गुटबाजी है, अगर हमारे किसी से ना इत्तेफाकी है, अगर किसी से बेबनाव है, तो मैं चाहूँगा कि हम इन दोनों हजरात के पास बैठ के उसकी सुलह सफाई करें, हम एक दूसरे के दिल साफ़ करें। और आने वाले वक्त में चाहे सरकार किसी की भी हो, महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग ऐसा बने, अपनी मांगों को लेकर अगर हम रास्ते पर उतरे तो महाराष्ट्र की हुकूमत को हमारी मांगों को लेकर सोचने की ज़रूरत पड़े। तो यही कहकर मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूं और फिर से गुजारिश करता हूं कि आओ चले, हम एक दूसरे का साथ देते हुए एक दूसरे के कंधे को कंधा मिलाकर लेकर चले। किसी शायर ने क्या खूब कहा, मैं अकेला ही चला था जानीबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानीबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवा बनता गया। इसी तरह से हम अपने सेल को मजबूत बनाएं। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।